Hello students, next topic is nuclear radiation interaction. न्यूक्लियर रेडिएशंस क्या है? वो रेडिएशंस जो न्यूक्लियस से एमिट होती हैं, और ये कौन सी हैं? दीज आर अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस एंड गामा रेडिएशंस। और इसके साथ न्यूट्रॉन्स भी एमिट होते हैं जब हैवी न्यूक्लियस फिजन प्रोसेस करता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं? दीज आर हीलियम 2+ आयन हीलियम न्यूक्लियाई। बीटा पार्टिकल्स आर इधर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। और गामा रेडिएशंस क्या हैं? दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और न्यूट्रॉन्स दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, और न्यूक्लियस के क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो हमने देखा था कि जो हैवी न्यूक्लियाई है वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करता है? अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन करता है। इसी तरह अगर हैवी न्यूक्लियस फिजन प्रोसेस करे तो न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, यूरेनियम अनस्टेबल न्यूक्लियस 236, जब ये फिजन प्रोसेस करता है और किस में स्प्लिट हो जाता है? लाइटर न्यूक्लियाई। तो ये कौन से हैं? क्रिप्टॉन 92 एंड बेरियम 141। और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी एमिट होते हैं। तो इस तरह न्यूट्रॉन्स भी एमिट होते हैं अगर हैवी न्यूक्लियस फिजन प्रोसेस करता है। इसी तरह अगर हम लाइट न्यूक्लियाइज की बात करें, जब हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन स्टडी किया था तो वहाँ पर भी ये देखा था कि अगर बेरिलियम पर अल्फ़ा पार्टिकल बोम्बार्ड किए जाएं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्साइटेड कार्बन में। और जब ये डिके होता है तो कार्बन और न्यूट्रॉन एमिट करता है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन का भी एमिशन होता है। तो न्यूक्लियर रेडिएशंस क्या हैं? दीज आर अल्फ़ा बीटा गामा, और इधर न्यूट्रॉन्स जो क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। तो अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि इन न्यूक्लियर रेडिएशंस को किस तरह से डिटेक्ट किया जाए। ये रेडिएशंस क्या है? ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है? बहुत डेंजरस हैं। तो इनकी प्रेजेंस को किस तरह से डिटेक्ट किया जाए? दीज आर सो टाइनी पार्टिकल्स दैट दे कैन बी ऑब्जर्व बाय एनी मीन्स। तो इन्हें डिटेक्ट करने के लिए हम इनकी इंटरेक्शन मैटर के साथ स्टडी करते हैं। मीन्स कि जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इनका क्या बिहेवियर होगा। जैसे कि अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? दीज आर लेस पेनिट्रेटिंग और पेपर की से भी स्टॉप हो सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि इनकी एनर्जी कितनी होगी और हमें उनकी एनर्जी अकॉर्डिंग पेपर की कितनी थिकनेस लेनी होगी। जैसे कि हमने देखा था कि न्यूक्लियस से एमिट होने वाले अल्फ़ा पार्टिकल की जो एनर्जी रेंज थी वो अप्रोक्सीमेटली 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो इनकी एनर्जी पर डिपेंड करेगा कि हमें कितना थिक ये पेपर लेना होगा ताकि इन पार्टिकल्स को स्टॉप किया जा सके। तो ये स्टडी करने के लिए, ये देखने के लिए कि हमें इन रेडिएशन को स्टॉप करने के लिए कितना थिक मटेरियल लेना होगा ताकि इन्हें स्टॉप किया जा सके। जैसे कि अगर हम न्यूक्लियर डिटेक्टर की बात करें तो उनकी जो न्यूक्लियर डिटेक्टर की जो आउटर शील्ड है वो लेड से बनाई जाती है, क्योंकि लेड क्या करता है? गामा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अब उस लेड मटेरियल की कितनी थिकनेस ली जाए कि वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। तो इसके लिए हमें इन रेडिएशंस की इंटरेक्शन किसके साथ स्टडी करनी है? मैटर के साथ। यहाँ से देखें कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं और इन कंपैरिजन विद बीटा पार्टिकल्स। और जो गामा रेडिएशंस हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा और बीटा दोनों से ज़्यादा होती है। और अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन की जो पेनिट्रेशन पावर है अल्फ़ा बीटा और गामा से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं और मैटर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से स्कैटर नहीं होते, तो ये मटीरियल में ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो अगर हम इनकी पेनिट्रेशन पावर देखें तो इनकी जो इंटरेक्शन है मैटर के साथ दैट इज़ 10⁻⁻6 टाइम्स वीकर देन अदर दीज चार्ज पार्टिकल्स और रेडिएशंस। तो यहाँ से देखिए कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जब ये मैटर के साथ, अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल्स मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये किस तरह बिहेव करते हैं। जो अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स हैं ये क्या है? चार्ज पार्टिकल्स हैं। बट जो गामा रेडिएशंस हैं ये फोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। तो चार्ज पार्टिकल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चार्ज पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। वन इज हैवी चार्ज पार्टिकल्स and next is light charge particles.
सो इनके इंटरेक्शन स्टडी करने के लिए चार्ज पार्टिकल की इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो हैवी चार्ज पार्टिकल की कैटेगरी में कौन से आते हैं, दैट इज़ प्रोटॉन, अल्फ़ा पार्टिकल या किसी भी एटम का न्यूक्लियस जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन एंड एनी ऑफ दिस। और लाइट चार्ज पार्टिकल में इधर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। आप यहाँ से देखें जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज़ अंडर हैवी चार्ज पार्टिकल की में। तो प्रोटॉन को अगर देखें तो प्रोटॉन का जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को किस कैटेगरी में रखते हैं, हैवी चार्ज पार्टिकल की कैटेगरी में। अगर हम न्यूक्लियाइज की बात करें, सपोज हाइड्रोजन न्यूक्लियस है और अगर हम यूरेनियम 236 न्यूक्लियस देखें तो इस न्यूक्लियस का जो मास है दैट इज़ 236 टाइम ग्रेटर देन हाइड्रोजन। बट अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन देखें इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में तो ये बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो प्रोटॉन है इसे किस कैटेगरी में रखते हैं, हैवी चार्ज पार्टिकल की कैटेगरी में। तो जब चार्ज पार्टिकल मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो क्या प्रोसेस से, किन प्रोसेस से अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं। अगर सपोज़ हम लेड मटेरियल कंसिडर करें कि जो चार्ज पार्टिकल हैं वो उस मटेरियल, लेड मटेरियल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो लेड के एटम्स क्या हैं, सब एटम्स में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस सेंटर में, और आउटर में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मींस इसमें या तो ये आयन हो सकता है, मींस कोई न्यूक्लियस हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन हो सकते हैं। तो जब ये चार्ज पार्टिकल किसी मटेरियल पे इंसिडेंट कराए जाएंगे तो यहाँ क्या प्रोसेस हो सकता है, देयर इधर स्कैटरिंग प्रोसेस और रेडिएटिव प्रोसेस। इन दो प्रोसेस के थ्रू ये इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी को लूज़ कर सकता है। तो स्कैटरिंग प्रोसेस कितनी तरह के होते हैं, या तो इलास्टिक स्कैटरिंग प्रोसेस होता है या फिर इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है। इलास्टिक स्कैटरिंग क्या है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम रहे। बट इन इलास्टिक प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी नॉट सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। और स्कैटरिंग प्रोसेस मींस कि सपोज कोई चार्ज पार्टिकल ई काइनेटिक एनर्जी से मटेरियल पे इंसिडेंट किया जाए, तो जब ये या तो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है या न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये किससे इंटरेक्ट करेगा, ये इसकी एनर्जी पर डिपेंड करेगा। कि सपोज अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम 2+ की, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव। तो इनके बीच में क्या होगी, कूलम अट्रैक्शन होगी। कूलम फोर्सेस की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं और अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब यहाँ क्या प्रोसेस हो सकता है, या तो आयनाइजेशन हो सकता है, आयनाइजेशन प्रोसेस, या फिर एक्साइटेशन प्रोसेस। तो इन दोनों प्रोसेस में जो इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो इट मीन्स ये कौन सा प्रोसेस हुआ, इन इलास्टिक स्कैटरिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स, कि जिसमें क्या है, या तो आयनाइजेशन हो सकता है या एक्साइटेशन। आयनाइजेशन के केस में क्या होगा कि ये इंसिडेंट पार्टिकल इन आउटर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऑर्बिट से नॉकआउट हो जाएंगे। और एक्साइटेशन के केस में कि जब ये इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे और ये इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट में जंप जाए। तो इस तरह से ये किस तरह की स्कैटरिंग हुई, दिस इज़ इन इलास्टिक स्कैटरिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। न्यूक्लियस क्या है, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव ऑल्सो। तो इनके बीच में क्या होगी, कूलम रिपल्शन होगी। तो कूलम रिपल्शन से क्या है, या तो इलास्टिक स्कैटर कर, इलास्टिकली स्कैटर कर सकता है या इन इलास्टिक स्कैटरिंग कर सकता है। अगर हम इलास्टिक स्कैटरिंग का केस देखें तो जब हमने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, तो वहाँ पर चार्ज पार्टिकल, अल्फ़ा चार्ज पार्टिकल्स क्या थे, गोल्ड के न्यूक्लियस से स्कैटर हो रहे थे। तो वो जो स्कैटरिंग थी दैट इज़ रदरफोर्ड इलास्टिक स्कैटरिंग। और अगर इन इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करें तो उस केस में क्या होगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी न्यूक्लियस को दे दे और न्यूक्लियस क्या चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में, और जब ये ग्राउंड स्टेट में आए तो क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। तो इस तरह की स्कैटरिंग कौन सी होगी, इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी बाय न्यूक्लियस। अगर इसी के साथ हम रेडिएटिव प्रोसेस की बात करें, रेडिएटिव प्रोसेस क्या है कि
वो प्रोसेस कि जब चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ये न्यूक्लियर फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करता है, और इन रेडिएशंस को ब्रह्मस्ट्रालिंग रेडिएशंस भी कहते हैं। ये हमने तब भी स्टडी किया था जब कंटिन्यूस एक्सरेज के बारे में स्टडी किया था। तो कंटिन्यूस एक्सरे किस तरह एमिट होती हैं कि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज़ रेडिएटिव प्रोसेस। तो जब इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बहुत हाई होती है तो वहाँ पर कंपटीशन होता है कि इधर रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू ये एनर्जी रिलीज़ कर सकता है या इन इलास्टिक स्कैटरिंग के थ्रू भी एनर्जी रिलीज़ कर सकता है। तो अगर हम इसकी इस तरह से टेबल बनाएं तो कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं कि इंसिडेंट पार्टिकल या तो कोई न्यूक्लियस हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, मींस इधर हैवी चार्ज पार्टिकल या फिर लाइट चार्ज पार्टिकल। और जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये इंटरेक्शन या तो इलेक्ट्रॉन के साथ होगी मैटर के, या फिर मैटर में प्रेजेंट न्यूक्लियाइज के साथ होगी। और अगर ये स्कैटरिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो ये स्कैटरिंग या तो इलास्टिक स्कैटरिंग होगी या फिर इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी। ठीक है, तो हैवी चार्ज पार्टिकल और लाइट चार्ज पार्टिकल के केस में इलास्टिक स्कैटरिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर किन की प्रोबेबिलिटी होती है, जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ उनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, मैटर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ इलास्टिक स्कैटरिंग करते हैं, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर हम इन इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करें तो यहाँ पर अगर बोथ का केस दिखाएं तो मीन्स ये आयन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन इलास्टिक स्कैटरिंग हैवी चार्ज पार्टिकल और लाइट चार्ज पार्टिकल इन इलास्टिक स्कैटरिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड मटेरियल। तो ये आयन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकते हैं। इन इलास्टिक स्कैटरिंग का क्या मतलब है कि जब इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करें तो ये अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दें और खुद रिड्यूस्ड काइनेटिक एनर्जी से मूव करें। तो इस तरह से ये अपनी एनर्जी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं जब ये मैटर से इंटरेक्ट करते हैं। तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग में इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम नहीं होती। इसी तरह अब अगर इलास्टिक स्कैटरिंग बाय न्यूक्लियाई देखें, इलास्टिक स्कैटरिंग बाय न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि इंसिडेंट हैवी न्यूक्लियाई या फिर लाइट इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जब न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करें तो बिफोर और आफ्टर इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहे। तो ये क्या है, दोनों कर सकते हैं, आयन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन मीन्स लाइट चार्ज पार्टिकल भी कर सकते हैं। और ये किसका एग्जांपल है, दिस इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग, कि जो हमने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट है इन इलास्टिक स्कैटरिंग बाय न्यूक्लियाई, कि जब इंसिडेंट हैवी और लाइट पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करें तो ये भी क्या कर सकते हैं, आयन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं। ये जो इन इलास्टिक स्कैटरिंग है न्यूक्लियस के साथ, ये तब होती है जब इनकी इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, इधर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बहुत हाई एनर्जी हो। और इस एनर्जी रेंज में रेडिएटिव प्रोसेस होने की भी प्रोबेबिलिटी होती है कि जो इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल है वह न्यूक्लियस के फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके क्या करे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एमिशन करे और इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाए। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिसके थ्रू इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करता है। आई रिपीट, ईदर बाय स्कैटरिंग और रेडिएटिव प्रोसेस। अगर रेडिएटिव प्रोसेस है तो न्यूक्लियर फील्ड से जब इंटरेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा। और अगर स्कैटरिंग प्रोसेस होगा तो ये या तो इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक। अब इलास्टिक स्कैटरिंग या तो इलेक्ट्रॉन से हो सकती है या न्यूक्लियाई से, और इन इलास्टिक स्कैटरिंग भी या तो मटेरियल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से हो सकती है या न्यूक्लियाई से। तो इन प्रोसेस के थ्रू जो इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, लूज़ करता है। अब अगर नेक्स्ट बात करें किनकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं, दीज आर फोटोन्स।
तो जब फोटोन्स मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और क्या हो सकता है, कॉम्पटन इफेक्ट, या फिर पेयर प्रोडक्शन के थ्रू ये एनर्जी लूज करते हैं। अगर हम इनकी इंटरेक्शन को स्टडी करें चार्ज पार्टिकल के कंपैरिजन में, तो चार्ज पार्टिकल क्या करता है कि सपोज अगर एक पर्टिकुलर 4 एनर्जी से स्टार्ट हुआ है तो ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रिड्यूस करता है। बट गामा रेडिएशंस की अगर एनर्जी लॉस प्रोसेस को स्टडी करें तो ये क्या करता है, जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये एक्सपोनेंशियली अपनी एनर्जी को रिड्यूस करता है। मीन्स कि ये क्या करते हैं, मैटर्स के साथ इंटरेक्ट करके एक्सपोनेंशियली डिके होते हैं। तो अब ये प्रोसेस कौन सी है, ये डिपेंड करेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा, कॉम्पटन इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा, या फिर पेयर प्रोडक्शन डोमिनेटिंग होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा जो फोटोन है इसकी एनर्जी कितनी है। अगर लो एनर्जी फोटोन्स हैं तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा है कि जिसमें जब फोटोन मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये उससे मैटर से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करे। और कॉम्पटन इफेक्ट के केस में क्या है कि जब फोटोन इंटरेक्ट करते हैं मैटर के इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव होता है और फोटोन्स दूसरी डायरेक्शन में लेस एनर्जी से मूव होता है। तो ये कौन सा इफेक्ट है, दिस इज कॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट इज़ पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, जिसमें कि जो फोटोन है ये क्या करे, इधर किस में कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। तो ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस क्या है, पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या है कि जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और जब ये न्यूक्लियर फील्ड में एंटर करता है तो ये जो फोटोन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैटर में, मीन्स इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो फोटोन्स हैं वो किन 3 प्रोसेस के थ्रू अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन। नाउ लास्ट इज न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। और ये क्या है, जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो न्यूट्रल होने की वजह से ये इनकी इंटरेक्शन बहुत वीक होती है एटम मैटर में प्रेजेंट एटम के साथ। तो इसीलिए इन वीक इंटरेक्शंस की वजह से ये स्कैटर नहीं होते और मटेरियल में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं। इनकी रेंज इन अल्फ़ा बीटा और गामा से ज़्यादा होती है। तो ये किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स, जब न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट करते हैं मैटर में प्रेजेंट एटम्स के साथ तो ये क्या करते हैं, इधर प्रोटॉन को एमिट करते हैं, मींस चार्ज पार्टिकल को एमिट करते हैं, या गामा रेडिएशंस को एमिट करते हैं। तो न्यूट्रॉन की इंटरेक्शन जब मैटर के एटम्स के साथ होती है तो ये फर्दर पार्टिकल्स का एमिशन करते हैं, और इन पार्टिकल की स्टडी करके हम न्यूट्रॉन की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं कि जब न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करता है तो किसका एमिशन। सपोज अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में क्या प्रेजेंट है, 72% वाटर प्रेजेंट है, मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब ये न्यूट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो गामा रेडिएशंस का एमिशन करते हैं कार्बन या ऑक्सीजन के साथ। तो ये रेडिएशंस जितनी एनर्जी की एमिट होती हैं इन न्यूट्रॉन की एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग, इन एनर्जी को किसके थ्रू, इधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट के थ्रू डिटेक्ट करके हम किसकी प्रेजेंस बता सकते हैं, न्यूट्रॉन्स की प्रेजेंस बता सकते हैं इससे एमिट होने वाले पार्टिकल्स को फर्दर स्टडी करके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विद मैटर। और हम क्यों न्यूक्लियर रेडिएशन की इंटरेक्शन स्टडी कर रहे हैं मैटर के साथ, ताकि हम क्या कर सकें, इनकी पेनिट्रेशन पावर निकाल सकें, रेंज निकाल सकें कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल में कितनी रेंज तक ये ट्रेवल कर सकती हैं। और रेंज मैटर पर भी, की स्टेट पर भी डिपेंड करती है कि वो मैटर किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसियस स्टेट में है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेट डेंसिटी भी चेंज होती है। जैसे कि अगर हम गैसियस सिस्टम की बात करें तो गैसियस सिस्टम में मैटर की जो गैसियस स्टेट है उसकी डेंसिटी लो है इन कंपेरिजन विद सॉलिड स्टेट। तो इसकी वजह
से जो इंसिडेंट पार्टिकल्स होते हैं इनकी इंटरेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी चेंज होती है कि गैसियस स्टेट में मैटर के साथ इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी सॉलिड के कंपैरिजन में रिड्यूस हो जाती है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इनकी रेंज भी चेंज होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन interaction. Thank you, students.